अब हम बात कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे। ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने क्या कहा था कि जो हम ओवरहेड्स होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, चाहे वो फिक्स हो चाहे वो वेरिएबल हो, उनको हम पार्ट बनाते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट का। ठीक है। यानी कि हम उनको प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कराते हैं। और उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। ठीक, डिफरेंट स्टेप्स हमने किए थे, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट और फाइनली ओएआर के थ्रू एब्जॉर्प्शन। अब दूसरा कॉस्टिंग मेथड है जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, पढ़ते हैं। ठीक है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ इन्वेंट्री इज द टोटल ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए जितनी भी आपको वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है ना, जितनी भी आपको वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती हैं, उनको आप मार्जिनल कॉस्ट कहते हो। ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि प्राइम कॉस्ट सारी, एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। No fixed overheads are included in the inventory valuation. They are treated as a period cost and deducted in full lower down the statement of profit or loss. अब ये एक नई डिफरेंट चीज आ रही है जिसको आपको समझने की जरूरत है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स कॉस्ट हमारी होती थी, ठीक है, उसको हम क्या करते थे, उसको हम वही अगर अपोर्शन करके, रीअपोर्शन करके प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल कराते थे। लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि यहाँ पर आपने इन्वेंट्री को या प्रोडक्ट को वैल्यू करने के लिए फिक्स ओवरहेड को शामिल नहीं करना, बल्कि आपने फिक्स ओवरहेड को एज अ टोटल माइनस कर देना है प्रॉफिट निकालने के लिए। इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये आपने वर्ड को समझना है। देखें, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते थे तो हम जो बनाते थे स्टेटमेंट, वो कैसे बनाते थे? हम पहले लेते थे प्राइम कॉस्ट। ठीक है। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते थे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है। चाहे वो फिक्स हो चाहे वो वेरिएबल हो। फिक्स को हम कैसे एब्जॉर्ब करवाते थे एक यूनिट में? वही तीन स्टेप जो थे, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट वगैरह के। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको अगर नजर आ रहा हो तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ऐसा काम नहीं करते। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं लिखा हुआ, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखा हुआ है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने प्रोडक्ट को वैल्यू करना है तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, फिक्स कॉस्ट नहीं लेनी। फिक्स कॉस्ट को एज अ टोटल आपने डिडक्ट कर देना है जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में से, वो भी अभी आपको मैं करके बताऊंगा। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो थी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स कॉस्ट थी वो प्रोडक्ट कॉस्ट थी। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब होता है हर वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट को वैल्यू करने में शामिल होती है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, मैं फिक्स कॉस्ट की सिर्फ बात कर रहा हूँ, फिक्स ओवरहेड्स की बात कर रहा हूँ, वो आपकी पीरियड कॉस्ट होगी। यानी कि आप उसको यहाँ पर वैल्यू करते हुए प्रोडक्ट को शामिल नहीं करेंगे। यानी कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हुए आप फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। फिक्स कॉस्ट को इन टोटल, पूरे पीरियड की जो कॉस्ट है उसको इन टोटल जो है आप माइनस कर देंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है। अब द मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट or service which would be avoided if that unit were not produced, or which would increase if extra unit were produced। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है हम करते हैं वो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट इस्तेमाल करते हुए करते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट आपके लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट आपको ये बताती है कि अगर आप एक यूनिट बनाएंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट लगानी पड़ेगी, और अगर आप ये यूनिट नहीं बनाएंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट आप अवॉइड कर लेंगे। देखिए ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होती थी आपको पता है वो सेम होती थी। अब आपको पता है कि यार मैं एक यूनिट की मेरी कॉस्ट $5 है, तो अगर मैं 10 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी $50 लगेगी। 11 यूनिट बनाऊंगा मेरी 55 लगेगी। अगर 11वां नहीं बनाऊंगा तो मेरी सिर्फ और सिर्फ 50 लगेगी। तो कॉस्ट कंट्रोल आप कर सकते हैं, आपके पास जो बजट है, आपकी जो बजटेड कॉस्ट है उसके अंडर आप चीजों को लेके चल सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में ये यूजफुल होती है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग यूजफुल होती है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट हमारे कंट्रोल में होती है। अगर हम एक यूनिट नहीं बनाएंगे तो वो कॉस्ट नहीं लगेगी, अगर हम वो बनाएंगे तो लगेगी। जबकि फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि वो तो फिक्स होती है, वो तो चेंज नहीं होती। तो ये डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स कॉस्ट होती थी उसको आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसका हिस्सा बनाते थे, शामिल करते थे, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में आप ऐसा नहीं करते। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन निकालने के फॉर्मूलाज होते हैं आपके सामने। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, यानी कि आपने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है चाहे वो
प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे वो नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट हो, अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से आप सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जब आप माइनस करते हो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है। और टोटल कंट्रीब्यूशन जो है उसको निकालने के लिए सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि आप सारी फिगर्स टोटल में ले लो, या फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो और देखो कि आपने कितने यूनिट्स बेचे। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होती क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब ये होता है कि यार एक एक यूनिट को बेच के, ठीक है, एक यूनिट को बेच के आप कितना कंट्रीब्यूशन या एक तरह का प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, कितना प्रॉफिट या कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकते हो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना, कंट्रीब्यूशन वर्ड कंट्रीब्यूट से निकला है और कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कि ये जो है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड फिक्स कॉस्ट। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन हम निकालते हैं कि हम सेलिंग प्राइस में से हम माइनस करते हैं, अभी हमने बात की कि सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाती है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन। अब प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों माइनस करना होता है तभी प्रॉफिट आता है ना, सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं होती ना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों होती है। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट आपने माइनस की, कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से जब आप फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास क्या आता है? प्रॉफिट आता है। आपके पास प्रॉफिट आता है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सारी की सारी कॉस्ट माइनस करनी होती है और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होती है। तो जो कंट्रीब्यूशन है, वर्ड कंट्रीब्यूट है, और कंट्रीब्यूशन हमें बताता है कि यार कितना पैसा जो है आपके पास है कि आप फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर सकें, कितना आप कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं जिससे आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखें फर्ज करें आपकी फिक्स कॉस्ट है 10,000, ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 10,000 और एक यूनिट को बेच के जो आप कंट्रीब्यूशन कमा सकते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, वो है 10। देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको आइडिया दे रहा है कि आपने कितने यूनिट्स बेचने हैं कि आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। कैसे आपको पता चलेगा? अगर आपने नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं तो जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो है 10,000 और एक यूनिट से जो है आप 10 कंट्रीब्यूशन कमा सकते हो। इसका मतलब है 10,000 डिवाइडेड बाय 10 अगर मैं करूं तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 से मेरे पास 1,000 यूनिट्स आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1,000 यूनिट्स बेचूंगा और पर यूनिट से 10 कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा तो मेरे 10,000 बनते हैं। तो 1,000 यूनिट्स बेच के मैं इतनी कंट्रीब्यूशन कमा लूंगा कि मेरी फिक्स कॉस्ट सारी की सारी रिकवर हो जाए, ठीक है। और अब डिसीजन मेकिंग कैसे मैं लूंगा? मुझे पता है कि 1,000 यूनिट्स बेच के मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और इससे अबव में जितने भी यूनिट्स बेचूंगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो देखें ऐसे आपको आइडिया होता है डिसीजन मेकिंग के लिए कंट्रीब्यूशन ऐसे ही इंपॉर्टेंट है कि उससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने अपनी फिक्स कॉस्ट कितनी रिकवर कर रही है, कितने यूनिट्स बेच के, तो आपका प्रॉफिट नील होगा और उसके अबव जितने भी आप यूनिट्स बेचेंगे तो आप जो है वो उतने ही यूनिट्स, आप उसके अबव जितने यूनिट्स आप बेचेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। फर्ज करें आपने जो प्रॉफिट है वो कमाना था 5,000, ठीक है, फर्ज करें आपने 5,000 कमाना था। अब 1,000 यूनिट्स बेच के आपने तो फिक्स कॉस्ट रिकवर की। अब मजीद 5,000 कमाने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 है, तो आपको मजीद कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे? 5,000 डिवाइडेड बाई 10, 500 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये है कि मैनेजर को पता है कि अगर मैं 1,500 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा 5,000 का प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि 1,000 यूनिट्स बेच के मेरी इतनी हो जाएगी कंट्रीब्यूशन की, मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और मजीद 500 यूनिट्स बेच के मैं 5,000 और कमाऊंगा और वो मेरा एडिशनल प्रॉफिट होगा। तो टोटल मुझे 5,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए 1,500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। ये कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमेशा सेम होती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसमें से हम माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दोनों चीजें कांस्टेंट होती हैं। तो कांस्टेंट चीजों से जो रिजल्ट आता है वो भी कांस्टेंट होता है। कंट्रीब्यूशन आपको आइडिया देती है कि आपको कितना पैसा चाहिए, कितना मनी चाहिए कि आप फिक्स कॉस्ट की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकें। और प्रॉफिट निकालना हो तो आप टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है, आपने याद रखना है, ठीक है। अब प्रॉफिट रिकंसिलेशन है एक, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें, और आप मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे उसमें जो है प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस आएगा। अब डिफरेंस इन प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो है चेंज इन इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय फिक्स ओएआर पर यूनिट। इसके टेस्ट होने के चांसेस बहुत बहुत मिनिमल है, ठीक है। एग्जाम किट में भी इसका कोई आपका सवाल नहीं है, लेकिन है ये इसका पार्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको आइडिया होना चाहिए।
चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपने देखना है कि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है उस पीरियड की और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है उस पीरियड की, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो चेंज इन इन्वेंट्री होगा, ठीक है। लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री का आंसर कोई माइनस नहीं होता, सिर्फ ये बताता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना डिफरेंस है, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको आपने कर देना है फिक्स हो यार पर यूनिट से। अब अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, या प्रोडक्शन ज्यादा है सेल से, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको हमेशा हाइयर प्रॉफिट देगा। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन समझने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला आना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता था? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखें, अगर आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, फर्स्ट करें आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी 500 यूनिट्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री थी आपकी 1000 यूनिट्स। क्लोजिंग का मतलब है कि ये यूनिट्स अभी आपकी क्लोजिंग में पड़े हुए बिके नहीं है, तो ये यूनिट्स बिके हुए नहीं है। और तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको याद हो कि आप जो है यहाँ पर यूनिट्स की कॉस्ट में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट भी शामिल करते थे, यानी कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड शामिल करते थे। तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स इस कॉस्ट में इंक्लूडेड होंगे, यानी कि ये जो कॉस्ट है जो 1000 यूनिट्स है उसकी कॉस्ट में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूडेड है। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में तो सिर्फ वेरिएबल होता था ना, लेकिन एब्जॉर्प्शन में फिक्स भी होते थे। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो इसमें शामिल है पर यूनिट वाली, तो इन यूनिट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर इन यूनिट्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ज्यादा माइनस होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होता है, कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है इसका मतलब है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है उसमें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी शामिल है, कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब करवाते थे। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जिसकी वजह से ज्यादा होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम होगी, और अगर कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा। अगर आपको ये चीज कॉन्सेप्ट समझ नहीं भी आ रहा तो आप जस्ट ये चीजें अगर याद भी रख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस लेवल पे आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसीलिए याद रखना है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, या प्रोडक्शन ज्यादा है सेल से, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट हाई होगा। और अगर इसके ऑपोजिट है तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट हाई होगा। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर है तो दोनों मेथड्स जो है वो सेम प्रॉफिट ही देंगे, क्योंकि जितने आप बनाओगे उतने ही आप सेल करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्लोजिंग में कोई यूनिट्स होंगे नहीं तो इसका मतलब है कि सारा कुछ बैलेंस ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की और मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पहला एडवांटेज है कि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, और इन्वेंट्री को फुल कॉस्ट पे वैल्यू करता है। यानी कि आप हमने जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ा उसमें हम फिक्स कॉस्ट को भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते थे, इसका मतलब है प्रोडक्ट की कॉस्ट में सब कॉस्ट शामिल है। और हमारा जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, वो यही कहते हैं, IAS 2 इन्वेंट्री आपने शायद F1 में पढ़ा हो, वो यही कहता है कि इन्वेंट्री को आपने फुल कॉस्ट पे वैल्यू करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड ही यूज करना पड़ता है। तो आपने याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड आप अपने लिए करते हैं, इंटरनली करते हैं, ताकि आपकी मदद हो सके डिसीजन मेकिंग में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इन्वेंट्री को आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू ही वैल्यू करना पड़ता है, यानी कि फुल कॉस्ट पे। दूसरा एडवांटेज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का लिखा हुआ है कि अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन को एनालाइज करती है और कॉस्ट कंट्रोल के लिए अच्छा होता है। यस, हमने पढ़ा था कि यार हम देखते हैं कि हमने कितने ओवरहेड शामिल कराए और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, तो हमें देखें अंदाजा होता है ना कि हम कितना सही चल रहे हैं। तो हम कॉस्ट कंट्रोल में भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। प्राइसिंग भी फेयर होती है, ठीक है, क्योंकि आप फुल कॉस्ट के हिसाब से प्राइसिंग करते हो ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप फुल कॉस्ट इंक्लूड करते हो, फिक्स कॉस्ट भी शामिल करते हो, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में आप फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं करते, ठीक है। तो एडवांटेज ये होता है कि आप प्राइस भी अच्छी सेट कर सकते हो, सेलिंग प्राइस, अगर आप फुल कॉस्ट चार्ज करो। मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल है, मैंने आपको बताया, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही हम इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट को वैल्यू करते हुए। तो हमें पता होता है कि यार एक यूनिट बनाएंगे तो इतनी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी, या एक यूनिट नहीं बनाएंगे तो इतनी कॉस्ट हम बचा सकते हैं। अंडर ओवर की एब्जॉर्प्शन नेसेसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आसानी से ऑपरेट हो सकती है, क्योंकि पीरियड फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होती है। जैसे रेंट पूरे पीरियड का होता है, तो अगर हम उसको एज अ होल चार्ज करें तो ये भी बेनिफिशियल है ना, क्योंकि पूरे पीरियड के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं कुछ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के। अब एग्जाम किट के क्वेश्चंस करते हैं कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग से, जिससे आपको मजीद आइडिया हो कि क्वेश्चंस कैसे आपको टेस्ट हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम किट में आपकी BPP किट में, तो ये स्टार्टिंग में ही है और ये मिक्स क्वेश्चन, इनमें से मैं सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के आपको सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है
विच कॉस्ट वुड नॉट बी इंक्लूडेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अभी हमने बात की है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट पे शामिल नहीं कराते, बल्कि उसको पूरे पीरियड की एज अ होल टोटल चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी होगा। अब 3.15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग आर ट्रू। एज इन्वेंट्री लेवल राइजेस मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट विल बी हाई देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट। नहीं, अभी अभी हमने बात की है कि अगर इन्वेंट्री लेवल ज्यादा है, राइज का मतलब है कि क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग के मुकाबले में, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स हैं उनको अगर आपने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू किया हुआ तो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है कॉस्ट निकालने के लिए, तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट वन फॉल्स है, उल्टा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज्यादा प्रॉफिट देता है। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आर ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। यस, यस, उनको हम एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं। फिक्स कॉस्ट जो है एज अ होल जो है हम माइनस करते हैं, उसको हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं कराते जिस तरह हम करते थे ओवरहेड्स के लिए। तो जिस तरह हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करते थे, ठीक है। तो सिर्फ स्टेटमेंट टू ठीक है, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बट स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, what is the closing inventory valuation at 30th June X3 under absorption costing, and what is the closing inventory valuation at 30th June 20 X3 under marginal costing। तो आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी शामिल कराना होता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने उसको शामिल नहीं कराना होता। तो अब हमने यूनिट्स की वैल्यूएशन करनी है। पहले तो मैं देखता हूँ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है और फिर मैं उनकी वैल्यूएशन करता हूँ। क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a manufacturing company makes one product which uses 2 kg of raw material per unit of product at a cost of 3.8 per kg. Each unit of product requires 2.5 hours of labor which is paid at 7.8 per hour. The company incurs fixed cost of 6,000 per month and the factory produces 200 units of the product each month. There is no inventory of the product one at 1st June 20x3, but only 1,600 units of the product was sold in June. अब आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालनी है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स, ठीक है। प्रोडक्शन माइनस सेल्स। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है उसका मतलब होता है पीरियड के स्टार्ट में, तो 1 जनवरी 2003 पे उसने कहा है कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है। प्रोडक्शन जो है वो 2000 यूनिट्स है, और क्लोजिंग जो है और सेल्स जो है वो 1600 यूनिट्स है। उसने लिखा हुआ है कि 1600 यूनिट सेल हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 400, 2000 यूनिट्स अगर आपने बनाए और सिर्फ बेचे 1600 हैं, तो 400 बचे, वो बच गए ना, तो जो बच गए उन्हीं को क्लोजिंग इन्वेंट्री ही कहते हैं। अब ये 400 यूनिट्स बच गए हैं, अब वो पूछ रहा है कि इनकी वैल्यू क्या है। तो मतलब इनकी कॉस्ट क्या है, वैल्यू का मतलब ये है कि इनकी कॉस्ट क्या है। तो अब हम कॉस्ट निकालते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले एक यूनिट को बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, और 1 kg की कॉस्ट 3.8 है। इसका मतलब ये है कि 2 × 3.8 से मेरे पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी, प्लस एक यूनिट को बनाते हुए 2.5 आवर्स लेबर के रखते हैं और एक आवर का रेट है 7.8। तो एक यूनिट को बनाते हुए जो है जो लेबर की कॉस्ट है वो इस तरह आ जाएगी। और उसके बाद फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी है। तो क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत वैल्यू कर रहे हैं, तो हमने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल करनी है पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट है वो 6000 है। जो आपने टोटल आपकी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट 6000 है और आपने 2000 यूनिट्स बनाए, तो पर यूनिट जो है वो कितना शामिल होगा, टोटल 6000, और टोटल यूनिट्स आपने 2000 बनाए, पर यूनिट 3 शामिल होगा। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.6 आ जाएगा अबव। नहीं नहीं, यहाँ पर 7.6 फिर 19.5 आ गया और 30.10 ये कॉस्ट आ जाएगी। तो पर यूनिट कॉस्ट 30.10 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री के 400 यूनिट्स हैं। 400 टाइम्स 30.10 आपको दे देगा 12040। तो ये आपका आंसर होगा। नीचे वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग बताओ, तो सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग की वैल्यूएशन में हम फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं करते। तो ये जो 3 है ये मैं शामिल नहीं करूंगा। तो 30.10 में से 3 माइनस करो तो 27.1 आ जाता है। तो 400 को 27.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10840 आ जाएगा। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को एज अ टोटल माइनस करते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं करते। उसने सिर्फ सिर्फ हमें पूछा है प्रोडक्ट की कॉस्ट बताओ या इन्वेंट्री की कॉस्ट बताओ।
क्लोजिंग इन्वेंट्री की पूछा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है कितने यूनिट्स बच गए क्लोजिंग में। तो अगर आपने 2000 यूनिट्स बनाए और सेल आपने सिर्फ 1600 की है तो इसका मतलब है 400 बच गए, और उनसे एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट हमने वो निकाली। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने सब कॉस्ट को कंसीडर करना होता है, चाहे वो फिक्स हो या वेरिएबल हो, प्रोडक्शन कॉस्ट को। और मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये बाकी हम कर चुके हैं डिस्कस, मार्जिनल कॉस्टिंग के हमने करने। ये रहा पास पेपर क्वेश्चन है, उसमें उसे पूछा हुआ व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन इन द पीरियड 6। तो टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो है मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, एक ये फॉर्मूला था, और एक ये था कि टोटल कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला था, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला भी आसान है क्योंकि पर यूनिट दिया हुआ है तो ये ठीक रहेगा। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब है जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है, चाहे प्रोडक्शन है चाहे नॉन प्रोडक्शन। पहले मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालता हूँ। तो ये मुझे सारी कॉस्ट दी हुई है, तो देखता हूँ अब मैं। कंपनी जी यूजेस अ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम ऑन द basis फॉर इट्स प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द मैनेजमेंट 4660 यूनिट्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट वर सोल्ड फॉर टोटल रेवेन्यू ऑफ 88,540। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मैंने निकालनी है। तो टोटल यूनिट्स जो उसने बेचे वो 4660 थे, और टोटल जो सेल्स कमाई उसने 88,540 थी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकलेगी? कि सेल्स को आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पर यूनिट आपने कितना कमाया, सेलिंग प्राइस कितनी थी। तो 88,540 को 4660 से आप डिवाइड करें तो जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा, एक मिनट, 88,540 डिवाइडेड बाय 4660, तो 19 आ गया। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास आ गई 19। अब इस 19 में से आपने वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है माइनस कर देनी है। मैं देखता हूँ डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होती हैं, क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा, जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, जितना ज़्यादा मटेरियल होगा, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा मटेरियल चाहिए होगा, उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज करती है, तो ये भी आ जाएगी। प्लस ये अल्टीमेटली मैं सारा कुछ माइनस कर रहा हूँ, तो मतलब ये अंदर कॉस्ट में ऐड कर रहा हूँ। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्योंकि वेरिएबल है और प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो 0.9, बेशक प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन ये मैटर नहीं करता, वेरिएबल होनी चाहिए। फिर वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन भी आ जाएगी 1.4, तो ये भी यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। तो इससे मैं कंट्रीब्यूशन जो मैं निकालूंगा वो मेरी आ जाएगी 19 माइनस 6.2 माइनस 0.9 माइनस 1.4, 10.5। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास 10.5 आ गई। मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन निकालनी है तो 10.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ, जो कि कितने 4660। तो 10.5 टाइम्स 4660 आपको दे देगा 48,930। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। ऐसे आपने करना है, जस्ट फॉर्मूलाज आपको पता हो तो दैट्स इट, आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पास पेपर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इन मार्जिनल कॉस्टिंग व्हाट अमाउंट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स या सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से आप क्या क्या माइनस करोगे कि आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगी। उसने टोटल में पूछा हुआ है, तो आप क्या क्या माइनस करते हो? सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है आप ये भी माइनस करोगे, डायरेक्ट लेबर आप माइनस करोगे, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस करोगे, और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस करोगे, यानी कि सब की सब वेरिएबल कॉस्ट। तो 7.45 प्लस 5.2 प्लस 1.75 प्लस 0.9, तो ये आपको दे देगा 15.3, यानी कि इन टोटल 15.3 आप सेलिंग प्राइस में से माइनस करोगे सेल्स में से, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगी। अब एक और क्वेश्चन से पूछा हुआ है व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ठीक है, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट ऊपर आपको नजर आ रही है, कितनी है? प्राइम कॉस्ट है 50.8। अब ओवरहेड्स हमने देखने हैं। अब ओवरहेड्स जो है आपको दो तरह के दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है फिक्स ओवरहेड्स और एक दिया हुआ है आपको वेरिएबल ओवरहेड्स। उसने आपने आपको बताया हुआ भी है कि आपने कैसे शामिल कराना है। फिक्स ओवरहेड उसने कहा हुआ है कि पर डायरेक्ट लेबर आपने 15.2 शामिल कराना है। तो आपने देखने हैं कि डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स 2.6 है, और पर लेबर जो है वो 15.2 शामिल कराना है, तो 15.2 मल्टीप्लाई बाय 2.6। ठीक है,
प्लस वेरिएबल, देखें प्रोडक्शन ओवरहेड्स में दोनों आ जाते हैं, फिक्स और वेरिएबल दोनों। इसने ये नहीं पूछा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल कर रही हो, मार्जिनल कॉस्टिंग, सिंपल सवाल है। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो 1.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर है, ठीक है। 1.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर है, और इस प्रोडक्ट को बनाने में 2.6 आवर्स चाहिए होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2.6 कर देंगे। तो आप इनको अगर सॉल्व करें तो 15.2 टाइम्स 2.6 प्लस 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.6 प्लस 50.8, तो 93.96 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका आंसर है। आसान सा सवाल था, प्रोडक्शन कॉस्ट बतानी थी पर यूनिट। प्रोडक्शन कॉस्ट का फॉर्मूला होता है प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। इस सवाल में उसने फिक्स ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स दोनों दिए हुए थे। फिक्स ओवरहेड उसने कहा हुआ था कि पर डायरेक्ट लेबर आवर जो है ना, आप फिक्स कॉस्ट 15.2 शामिल करते हो, तो 2.6 आवर्स डायरेक्ट लेबर आवर चाहिए होते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2.6 कर दिया। और वेरिएबल ओवरहेड्स का उसने कहा हुआ था कि 1.4 आप शामिल करते हो 1 घंटे के हिसाब से, तो इस यूनिट को बनाने में 2.6 आवर्स लगते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2.6 कर दिया। इसके बाद फिर आपने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है, वही फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो सेलिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए होती है, जो उसने बताई हुई है ये 11.2 माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होती है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल होता है, तो 4.6 प्लस 0.8। उसके बाद बेशक नॉन प्रोडक्शन हो, हमने ऑल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, तो 0.5 आ जाएगा। या आप माइनस करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ, जो ये गिवन है 8400। तो जो आंसर है आपका वो आएगा 4.6 प्लस 0.8 प्लस 0.5, तो फिर 5.9 आ गया। 11.2 माइनस आंसर 5.3, और 5.3 को अब मल्टीप्लाई कर दो 8400 के साथ, तो 44,520 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा 3.26 का। फॉर्मूलाज आपको आते हो तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ जो है हमारे कॉस्टिंग जो है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो डन हो की है विद एग्जाम किट।